जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आप सबको पता होगा जापान जिस रीजन में लाई करता है उस रीजन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इसके पीछे एक कारण है क्योंकि चाइना और रशिया जिनके रिलेशंस आपस में काफी ज्यादा अच्छे हैं और दोनों कंट्रीज के रिलेशन यूएसए के साथ काफी बेकार हैं और इसी की वजह से जो जापान है एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री बन जाता है यूएसए के लिए भी, क्योंकि यूएसए जापान की मदद से इन कंट्रीज पर अच्छी पकड़ बना सकता है, इन कंट्रीज को काउंटर कर सकता है इन इंडो पैसिफिक रीजन। और जापान एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक रीजन में इन मेंटेनिंग पीस। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट निकल के आई है वो ये है कि जापान अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसको चेंज कर रहा है। एक ह्यूज शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा जापान की डिफेंस पॉलिसी में, क्योंकि रिसेंटली जापान की कैबिनेट ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंदर जापान अपने जो फाइटर जेट्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को सेल करने वाला है। पर क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या जापान इन एयरक्राफ्ट को इंडिया को भी सेल करेगा? क्या इंडिया भी वो कंट्री है जिसको जापान ये एयरक्राफ्ट सेल करने वाला है? यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो जापान अप्रूव्स प्लान टू सेल फ्यूचर जनरेशन जेट्स टू द अदर नेशन। अगर हम बात करें जापान की, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापान एक काफी एग्रेसिव कंट्री था और इसी के वजह से यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो रीजन है वहां पर एटॉमिक बॉम्बिंग की थी और उसके इफेक्ट आज भी जापान में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद जापान ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो लिमिट करेगा जापान की मिलिट्री को टिल द सेल्फ डिफेंस। और इसके बाद जो जापान एक्सपोर्ट करता था लिथल वेपन्स को वो भी बैन हो गए थे। इसके बाद जापान एक पैसिफिस्ट टाइप ऑफ कंट्री बन गया था। बट इन 2014 जापान ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था नॉन लिथल मिलिट्री सप्लाईज को। नॉन लिथल मिलिट्री सप्लाईज उन सप्लाईज को कहते हैं जो कि किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकती हैं, उन सप्लाईज को नॉन लिथल सप्लाईज कहते हैं। और 2014 में जापान ने शुरू की थी और लास्ट ईयर 2023 में जापान ने 80 लिथल वेपन्स को अप्रूव कर दिया था फॉर सेल। और आपको पता होगा जापान आज के टाइम पर ऑपरेट करता है यूएसए डिजाइन पैट्रियोट मिसाइल्स को, और अब जापान इन मिसाइल्स को सेल कर पाएगा यूएसए को वापस, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करेंगे यूएस को अगेंस्ट रशिया, क्योंकि ये मिसाइल्स यूएसए यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकता है। आपको पता होगा जापान अब तक अपना होम ग्रोन डिजाइन एफएक्स यूज कर रहा था, बट दिसंबर 2022 में इटली और ब्रिटेन के साथ जापान ने एक पैक्ट साइन किया था जिसको कहते हैं टेम्पेस्ट। ये बेसिकली एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है तीनों कंट्रीज का और इसको ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहते हैं, जो कि यूके बेस्ड है। और इसकी वजह से जापान न्यू नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। इवन आपने सुना होगा जो जापान की कैबिनेट है उसने ही रिसेंटली ये गाइडलाइन जारी की है, जापान फ्यूचर में इन फाइटर जेट्स को सेल कर पाएगा। और जापान यदि अपने जो को प्रोड्यूस वेपन है उनको सेल करना चाहे तो उसको फिर से कैबिनेट से परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा। और ये जापान के लिए फर्स्ट टाइम है कि वो जो लिथल वेपन्स है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि जापान अपने स्टांस को चेंज क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है जो कैबिनेट है वो भी कहती है जो जापान फाइटिंग एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ जापान और इटली, उसकी परफॉर्मेंस पे भी हिंडर करेगा। इवन अगर आप बात करोगे इटली की और यूके की, दोनों कंट्रीज ईगर हैं टू मेक सेल ऑफ दीज जेट्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डेवलपमेंट है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको वसूलने में काफी मदद करेंगे और अल्टीमेटली जापान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे जियोपॉलिटिकल एरेना पे, क्योंकि जिस कंट्री की मिलिट्री पावर अच्छी होती है उसकी आप देखोगे जियोपॉलिटिकल स्टांस काफी मजबूत होता है। और साथ ही इसके पीछे एक रीजन है कि चाइना और रशिया की दोनों की मिलिट्री ड्रिल्स होती रहती हैं जापान के आसपास, और ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में भी काफी डिस्प्यूट्स हैं जापान के। तो इसके वजह से जापान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनको और ज्यादा इंप्रूव करे, क्योंकि आज के टाइम पर जापान की अगर आप बात करोगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रशिया सेकंड रैंक पर आता है, चाइना थर्ड रैंक पर आता है और जापान सेवंथ रैंक पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में भी ये जो रीजन है ये वाला पूरा साउथ चाइना सी और यहाँ पर आपको ईस्ट चाइना सी देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं और साथ ही साथ ये यहाँ पर ये रशिया है, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर चाइना। तो इस रीजन में भी जो ड्रिल्स हैं वो चलती रहती हैं जिसकी वजह से जापान को थ्रेट हो जाता है। दैट्स वाई आप देख रहे होंगे कि जापान अपनी जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट ला रहा है धीरे धीरे, और हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इस शिफ्ट को आप और ज्यादा बढ़ता हुआ देखें। बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये फाइटर जेट्स हैं क्या। जो नए फाइटर जेट्स जापान इटली और यूके की मदद से बना रहा है वो एडवांस फाइटर जेट्स हैं जो कि रिप्लेस करेंगे जिसे जापान आज यूज कर रहा है अमेरिकन डिजाइन F2 फाइटर्स एंड यूरो फाइटर्स टाइफून, जो बेसिकली इटली और यूके की मिलिट्रीज भी यूज कर रही हैं। उन फाइटर जेट्स को ये जो नया फाइटर जेट है जो कि एडवांस है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो इसको रिप्लेस करने वाला है। इवन आप गूगल पे सर्च करोगे टॉप 10 वर्ल्ड एयरक्राफ्ट, सुखोई आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की भी आप बात करोगे तो एक चाइना का 5th नंबर पर सेन यांग और सेकंड आप देखोगे तो 9th नंबर पर चेंगडू।
जब आप देखोगे इस चीज में रशिया और चाइना की डोमिनेंस है, तो जापान भी ट्राई करता है कि वो भी और ऊपर आए और इन कंट्रीज को बीट कर सके इस फील्ड में। और अगर हम आगे बात करें, अगर जापान इन प्लेन को सक्सेसफुली बना लेता है और सेल भी करता है, तो इसके वजह से जापान को ये प्लेन ऑफर करेंगे बेटर सेंसिंग एंड स्टील कैपेबिलिटी। इवन जो टेंशन वाला रीजन है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी वाला, उसमें एक टेक्नोलॉजिकल एज प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट चाइना एंड रशिया इन दैट रीजन। इवन स्टेटमेंट तो ये निकल के आई है कि जो आज के टाइम जापान के प्रेसिडेंट है फुमियो किशिदा, वो जाने वाले हैं वॉशिंगटन अपनी एक स्टेट विजिट के लिए अप्रैल में, जहां पर दोनों कंट्रीज आपस में मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री की पार्टनरशिप पर बात करेंगे। और इसके बाद आप देखोगे जापान का एक जो स्टैंस है इन द मिलिट्री लेवल और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और जो जापान की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बूस्ट मिल सकता है। और आज के टाइम पर जापान का 15 कंट्रीज के साथ डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसमें यूएस, जर्मनी, इंडिया और वियतनाम भी शामिल है। और यही 15 कंट्रीज है जिनके साथ जापान इन फाइटिंग एयरक्राफ्ट को सेल कर सकता है, और इस लिस्ट में इंडिया का नाम भी आता है। तो हो सकता है फ्यूचर में जापान और इंडिया साथ में मिलकर इस डील को पक्का करें और इंडिया इन फाइटर जेट्स को फ्यूचर में खरीदे। और साथ ही साथ हो सकता है कि फ्यूचर में जो ये अप्रूवल लिस्ट कैबिनेट ने जारी की है जापान की, उसमें और ज्यादा वेपन्स ऐड हो सकते हैं इन फ्यूचर। और जो जापान के प्रेसिडेंट वॉशिंगटन में जाकर अपनी स्टेट विजिट करने वाले हैं, उसके बाद एक काफी ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा जापान की डिफेंस पॉलिसी में, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज हैं अपनी डिफेंस और वेपन इंडस्ट्री कोऑपरेशन उस पर बात करने वाले हैं, जो बेसिकली जापान को एक टेक्नोलॉजिकल एड प्रोवाइड करेगा इन दैट रीजन। और साथ ही साथ आपने सुना होगा ओकस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, उसमें भी जापान हो सकता है इन फ्यूचर उस डील में भी जापान पार्टिसिपेट कर ले, क्योंकि जापान के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा चाइना को सीजन में काउंटर करना। हालांकि ये इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, और इंडिया का ये टारगेट है कि ये चाइना को कैसे बीट करे, कैसे काउंटर करे। और उस चीज में जो जापान है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए भी, अगर वो ओकस जैसी डील में शामिल हो जाता है। इवन अगर जापान मिलिटरीली ज्यादा ग्रो करता है तो ये अच्छा पॉइंट इंडिया के लिए भी है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या जापान अपनी फाइटर जेट्स को इंडिया को सेल करेगा, और क्या इंडिया को यह फाइटर जेट्स लेने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।